यस आज हम देखने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स का तीसरा लेक्चर। एंड इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ा। ई आर एम एस, आई आर एम एस एंड एवरेज वैल्यू के बारे में भी हमने पढ़ा था, दैट इज ई एवरेज एंड आई एवरेज। अब हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आज हम एसी को एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस रजिस्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ है और उस रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है, उन दोनों की इक्वेशंस किस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, सो ये हमारा ए पार्ट होगा जो हम आज पढ़ रहे हैं। एंड ये टॉपिक का नाम है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। ठीक है, आप एक एसी वोल्टेज ले रहे हैं और आप उस एसी वोल्टेज को एक रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई रजिस्टर है जिसका नाम आर है और इस रजिस्टर को आपने इस तरह से एक एसी के साथ कनेक्ट किया है जिसके पास ईएमएफ ई है। ठीक है, नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल कि अगर आप इस एसी के ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, जो कि आप जानते हैं पहले से, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इस एसी के ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आप पहले से ही जानते हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं कि इस एसी के स्टैंडर्ड ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, हम वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इस इक्वेशन में हो सकता है कि आपको सारी की सारी चीजें पता हो, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। जो ई नॉट है उसको आप पीक वैल्यू बोलते हैं। जो ई नॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू, और इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये नोटिस करना चाहते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इट्स वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड दैट इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी इतना ही ईएमएफ कनेक्टेड है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं ईएमएफ अक्रॉस द रजिस्टर, तो वो होगा ई, करंट जो रजिस्टर से फ्लो हो रहा है, और रजिस्टर की खुद की वैल्यू, मतलब स्टैंडर्डाइज मैंने ओम्स लॉ यहाँ पे लगा दिया है, ई इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को पुट कर दे यहां पे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ठीक है, या फिर आप यहां से करंट की इक्वेशन निकालें जो है ई बाय आर, और आप अपने ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय आर। तो क्या कर रहे हैं आप फिलहाल, आपने फिलहाल देखा आई इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख रहे हैं ई बाय आर है आपने लिखा हुआ, और ई की जगह पे आपने ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है, नाउ पे अटेंशन क्लास। अगर आप इस इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो करेंटली आपको इस इक्वेशन में जो आपकी करंट की इक्वेशन है वो साइन के फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। अगर इस इक्वेशन में साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली फर्स्ट 2 लेक्चर्स में भी ये चीज समझाई है कि जब भी आपका कोई इक्वेशन साइन डिपेंडेंट आए या कॉस डिपेंडेंट आए, तो अगर वो चीज मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका करंट भी या वो पर्टिकुलर चीज भी मैक्सिमम हो जाएगी। सो इफ हम ऐसा मान के चलते हैं कि साइन ओमेगा टी टर्न्स आउट टू बी मैक्सिमम, नाउ व्हाट डज साइन ओमेगा टी टर्निंग आउट टू बी मैक्सिमम मींस, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1 हो जाए और ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाए तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हिट कर जाएगी। तो अगर साइन मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान से स्टेप को आपको समझना है। इस पर्टिकुलर जगह पे जो साइन ओमेगा टी है मैंने उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 1, तो यहाँ पे आप साइन ओमेगा टी के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट की गई है तो आई भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब किसी भी ग्राफ में करंट की मैक्सिमम वैल्यू को आप किस चीज से डिनोट करते थे,
करंट की मैक्सिमम वैल्यू को आप डिनोट करते थे आई नॉट से, जैसे ईएमएफ की पीक वैल्यू को आप डिनोट कर रहे हैं ई नॉट से, वैसे ही करंट की पीक वैल्यू को आप डिनोट करेंगे आई नॉट से. सो यू कैन टेक दिस एज एन इक्वेशन 1 एंड यू कैन टेक दिस एज एन इक्वेशन 2. आई होप इक्वेशन 2 कैसे आया आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है. ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. सो आप करेंगे सब्स्टिट्यूट 2 इन 1. तो अगर आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपकी करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखाई देगी आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसी. So now what are you seeing is that you have a equation for the EMF and you also have an equation for the current जिसके लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं. तो सिंपली आप देख सकते हैं 4 स्टेप के अंदर आपने वो करंट निकाला जो रजिस्टर से फ्लो हो रहा है. ठीक है, EMF की इक्वेशन आ रही है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन आ रही है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, नाउ क्या हमें सिर्फ इतना ही करना था? नहीं, हमें एक्चुअल में इन दोनों को लेके ये भी डिस्कस करना है कि दोनों के बीच में फेज किस तरह से होगा, वो भी हमें डिस्कस करना है यहाँ पे. सो लेट्स मेक अ डायग्राम एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, तो अब हमारे पास ईएमएफ की भी इक्वेशन है और हमारे पास अब करंट की भी इक्वेशन. ठीक है, क्या थी हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास हमारी ईएमएफ की इक्वेशन थी. एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास हमारे करंट की इक्वेशन है. याद रखिए, दिस इज द ईएमएफ दैट इज अक्रॉस द रजिस्टर एंड दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के दोनों इक्वेशन साइन में है, कोई भी एंगल वाली चीज आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही. इसका मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि ईएमएफ and current both are in same phase. I hope ये बात आपको अच्छी तरह से याद है. अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहते हैं और हम ग्राफिकली ये बताना चाहते हैं कि ये ग्राफ किस तरह से दिखेगा, तो लेट्स सी कि ग्राफिकली आप इसको किस तरह से दिखा सकते हैं. अगर आप ये ग्राफ यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ यहाँ पे ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, दिस इज द ईएमएफ का ग्राफ एंड द डॉटेड ग्राफ व्हाट यू आर सीइंग हियर इज द करंट का ग्राफ. फर्स्ट लेक्चर अगर आपने मेरा अच्छी तरह से नोटिस किया है तो आपको समझ में आएगा कि अगर पीक वैल्यूज दोनों की एक ही टाइम पे हिट हो रही है तो उन लोगों को हम सेम फेज में मानते थे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई नॉट दैट इज द पीक वैल्यू एंड आई नॉट दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट एंड ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ योर ईएमएफ. Both are hitting at the same time and this is happening because both are in same phase and आप यहाँ पे एंगल का भी कोई फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं. ठीक है, सो अनदर थिंग जो आपको नोटिस करना है कि ई नॉट की जो पीक वैल्यू है और जो आई नॉट की पीक वैल्यू है उनमें फर्क है. और ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि हरदम ईएमएफ की पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड आपके करंट की पीक वैल्यू के मैग्नीट्यूड से ज्यादा ही रहेगा. ठीक है, सो इन दिस वे यू विल बी मेकिंग द ग्राफ्स for the resistor and you will be showing कि दोनों के दोनों ग्राफ्स सेम फेज में है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नाम की चीज नहीं है. नेक्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे शो करनी है उसको बोला जाता है फेजर डायग्राम. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए. फेजर डायग्राम बेसिकली डिपिक्ट करता है कि आपके ईएमएफ और आपके करंट के बीच में कितना फेज एंगल है. ठीक है, कैसे इस चीज को बनाना है जरा बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग इस चीज को. ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपने एक एक्स एक्सिस डिनोट किया और आपने यहां पे एक वाई एक्सिस को डिनोट किया. ठीक है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आप फेज के एंगल को डिपिक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, सेकेंड चीज जो आपने करनी है, आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है यहाँ पे और इस वेक्टर को आपने ई नॉट का नाम देना है. आपने और एक वेक्टर ड्रॉ करना है और आपने इसको आई नॉट का नाम देना है. अच्छी तरह से अटेंशन पे कीजिए. यहाँ पे जो मैंने ई नॉट वेक्टर का लेंथ बनाया है वो थोड़ा बड़ा बनाया है और आई नॉट वेक्टर का जो मैंने लेंथ बनाया है वो थोड़ा छोटा बनाया है. आप जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया कि ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी और आई नॉट की वैल्यू हरदम कम ही होती है बिकॉज करंट को रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन झेलना पड़ता है.
दूसरी चीज जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वो ये नोटिस कर रहे हैं कि बोथ द वेक्टर्स आर एक्चुअली ओवरलैपिंग ईच अदर। एंड व्हाई दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर? बिकॉज इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई भी फेज एंगल नाम की चीज नहीं है। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई फेज एंगल नाम की चीज होती तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ड्रॉ करते, बट यहाँ पे तो कोई भी फेज एंगल नहीं है। जैसे अगर हम कैपेसिटर या इंडक्टर की जब बात करेंगे तो फेज एंगल आएगा, तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है अगर वहां पे फेज एंगल आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग ओमेगा टी मान सकते हैं। ऑब्वियसली हमने देखा जो भी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस आप देख रहे हैं वो एंगल ओमेगा टी का ही यहाँ पे बनता है, ठीक है। और आपने बचपन में कभी वेक्टर्स को रिजॉल्व अगर किया होगा तो आपको समझ में आएगा दैट दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट हियर एंड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट हियर, दे कैन बी नेम्ड समथिंग। Similarly, this particular component and this particular component can be named something, ठीक है। For an example, इस particular component को आप बोल सकते हो क्या, E नॉट साइन ओमेगा टी, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को करंट में आप बोल सकते हो I नॉट साइन ओमेगा टी, जो आपके करंट का है। एक्चुअली हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द वेक्टर्स। अगर आप बचपन में कभी वेक्टर्स पढ़ते हैं तो कैसे रिजॉल्व करते हैं, सपोज कीजिए ये आपका एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम r है और ये एंगल थीटा है। तो इस वेक्टर में अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये जो दो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज r cos थीटा एंड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज r sin थीटा। सो जब एंगल आपके बेस के साथ बनता है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो आपका साइन कंपोनेंट होता है। इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आप देख रहे हैं दिस इज योर ई नॉट साइन थीटा, और ये जो आप वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं दिस इज योर आई नॉट साइन थीटा, जो आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है। फेजर डायग्राम बनाने का या डिपिक्ट करने का ये भी एक तरीका है, और एक सिंपल तरीका है आपको फेजर डायग्राम डिपिक्ट करने का, ठीक है। पर उसके पहले मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि ई नॉट और आई नॉट एक्चुअल में वेक्टर्स नहीं है, इनको सिर्फ वेक्टर्स अज्यूम किया गया है यहाँ पे फेजर में दिखाने के लिए। तो रियलिटी में प्लीज इनको वेक्टर्स मत समझ के चलना, दे आर नॉट वेक्टर्स, ठीक है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज, बट हियर वी आर जस्ट यूजिंग देम टू डिपिक्ट द फेज एंगल। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, ई नॉट वेक्टर और आई नॉट वेक्टर एक दूसरे पे ओवरलैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी फेज का एंगल नहीं है। लेट्स सी वन मोर थिंग, इस फेजर डायग्राम को आप एक सिंपल वे में भी डिपिक्ट कर सकते थे, ठीक है। आप एक इस तरह से एक वेक्टर बनाए, इस वेक्टर को आप नाम दे E, और आप एक वेक्टर बनाए उसके ऊपर और उसको आप नाम दे I। आपका फेजर डायग्राम हो गया। बाय शोइंग दिस यू आर टेलिंग एवरीबॉडी दैट दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। दिस इज अ मच सिंपलर वे फेजर बनाने का। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। जो आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हो। इस चीज का इस्तेमाल मैं चैप्टर में आगे करूंगा जब मैं इंपीडेंस आपको पढ़ाऊंगा, उसमें ये सिंप्लिसिटी में हम लोग यूज करेंगे इस चीज का, इसलिए अभी से इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेट अस सी वन न्यूमेरिकल, इसके ऊपर देखते हैं कि किस तरह से एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है। ओके, सो वी हैव अ न्यूमेरिकल हियर, लेट्स सी, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 140 साइन 3142 t। तो यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको EMF की वैल्यू दी हुई है, E इज इक्वल टू 140 साइन 3142 इंटू टी, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर ऑफ 50 ओम्स। इसका मतलब आपको रेजिस्टर का भी वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 50 ओम्स, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट वन इज सेइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, सेकंड इज द RMS करंट थ्रू द रेजिस्टर। दो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई हुई है वो ये है कि जब भी आपको आपकी इक्वेशन मिलती है EMF की, आप उसको डायरेक्टली अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से आपको डायरेक्टली आपके मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है 140 वोल्ट्स, आपको ओमेगा की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे दैट इज 3142, राइट। दो चीज तो आपको स्टैंडर्ड यहां से मिल रही है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई f के बराबर। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चाहते हैं तो इट विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा।
सो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो आपको यहाँ पे आएगा दैट विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई ओमेगा के नीचे आएगा। सो ओमेगा कितना है अपना 3142 अपॉन 2 पाई, दैट विल बी 2 इंटू 3.142। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो पहली चीज हमने सॉल्व कर दी, ही वाज आस्किंग अस फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। नेक्स्ट थिंग जो हमसे पूछ रहे थे वो था आरएमएस करंट की वैल्यू। सो अगली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है हमें आई आर एम एस। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आई आर एम एस निकालना चाहते हैं तो ओम्स लॉ के हिसाब से इट विल बी ई आर एम एस बाय आर, है ना। करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस आपको गिवन है, अगर हमने ई आर एम एस निकाल लिया तो हम डायरेक्टली आई आर एम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो ई आर एम एस निकालने के लिए वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ई नॉट बाय रूट 2 इज एक्चुअली द ई आर एम एस। सो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 140 बाय रूट 2। सो आपको अराउंड 99.29 आपका वोल्ट्स का आंसर आएगा ई आर एम एस का। अब आप डायरेक्टली इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आई आर एम एस के फॉर्मूले में टू गेट द फाइनल आंसर। सो यहां पे आई आर एम एस हो जाएगा, ई आर एम एस इज 99.29 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड 1.98 एम्पियर्स आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। सो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो हमने अभी सॉल्व किया, जिससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई कि किस तरह से यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉरवर्ड फॉर व्हेन विल अप्लाई द एसी विद एन इंडक्टर, उसके बाद हमें एसी विद कैपेसिटर भी कनेक्ट करना है। न्यूमेरिकल्स की जो क्वांटिटी है वो मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।